वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे एक ऑडिट के अंदर चैप्टर आता है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअली मैंने अभी 2-3 पास्ट वीडियोस विद निमोनिक्स वाली जो शेयर करी उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आप और निमोनिक्स शेयर करें। तो मैं आपके साथ एक आज नया टॉपिक जो हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके लिए भी एक निमोनिक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इस चैप्टर में अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक ये और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वो क्वेश्चन बस वही इम्पोर्टेंट लगता है कि इसमें से ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं अब, स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मतलब हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो इसका हमारे पास एक निमोनिक आता है क्योंकि ये चैप्टर रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसका निमोनिक भी है कोऑपरेटिव। क्या निमोनिक है? कोऑपरेटिव। जब भी क्वेश्चन आएगा कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल फीचर्स बताओ तो आपका निमोनिक आपको याद करना है क्या है वो? कोऑपरेटिव। तो मैं अब आपको वो निमोनिक दिखाने वाली हूँ। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, इसका निमोनिक क्या है? ये हमारा मेन टॉपिक है। तो क्या ये है हमारा निमोनिक? स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके लिए क्या निमोनिक है हमारा? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। अच्छा, तो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें। सबसे पहले तो C इज फॉर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ऑडिटर को चेक करना है कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पालन किया है। तो मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला आता है हमारा एडहेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। एडहेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, क्या कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स जो थे उसको कंप्लाई किया गया है। द ऑडिटर विल हैव टू ascertain in general how far the objects for which the cooperative organization is set up have been achieved to the in the course of his working। मतलब जिस पर्पस के लिए ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, क्या वो पर्पस पूरा हो पा रहा है? क्या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पालन किया गया है? तो हमारा पहला कंप्लीट हो गया है। सी इज फॉर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। नाउ ओ इज फॉर ओवरड्यू डेट्स। ओवरड्यू डेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। Overdue debts for a period from 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor. The auditor will have to ascertain whether proper provision for doubtful debts are made and whether the same is satisfactory. देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। अब हमारे ऑडिटर को इसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं। 5 पॉइंट्स क्या है वो? पहला पॉइंट है ऑडिटर को क्लासिफाई करना है 6 महीने से लेकर 5 साल तक और मोर देन 5 ईयर्स, वो उसे क्लासिफाई करना है। फिर उसे एक फर्दर एनालिसिस करना है कि क्या चांसेस है इन ओवरड्यू जो डेट्स है उनकी रिकवरी का। फिर उसे देखना है कि क्या वो गुड और बैड, मतलब जिस हिसाब से वो अपना रिकवरी का देखेंगे चांस, उस हिसाब से वो क्लासिफाई कर देंगे क्या वो गुड है या बैड है। फिर ऑडिटर को असरटेन करना है कि अगर देखो अब आपको पता ही है ओवरड्यू हो चुका है मतलब मिलने में दिक्कत है, तो क्या इसके लिए हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने प्रॉपर प्रोविज़न बनाया है, रिकवरी के लिए प्रॉपर एक्शन लिए गए हैं। उसके लिए हम कोर्ट्स के जो हमारे मतलब पोजीशन क्या है, जो हमारे केसेस हैं कोऑपरेटिव कोर्ट्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसका क्या है। और परसेंटेज देखेंगे हम, किससे लगा के देखेंगे हम? वर्किंग कैपिटल प्लस जो कंपनी जो कोऑपरेटिव ने लोन्स दिए हुए हैं उसकी जो हमारी परसेंटेज आएगी उसको हम पास्ट ईयर की परसेंटेज से कंपेयर करेंगे। क्या
हमारा जो ट्रेंड है ओवरड्यू डेट्स का वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अभी तक हमारे कितने 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला क्या था हमारा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, दूसरा क्या है हमारा ओवरड्यू डेट्स। नाउ नेक्स्ट इज ओवरड्यू इंटरेस्ट। ओवरड्यू इंटरेस्ट एक्चुअली जब ओवरड्यू डेट्स हो जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आना, तो उस इंटरेस्ट को हमें एक्सक्लूड कर देना है अपने जो हमारे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और अक्रूड है जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि जिस पर हमें मतलब पैसा ही नहीं मिल रहा उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज मत करो, ठीक है। तो अभी हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। क्या क्या हो चुके हैं हमारा? एडहेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, सेकंड इज ओवरड्यू डेट्स एंड थर्ड इज ओवरड्यू इंटरेस्ट। नाउ हमारा जब हम कोऑपरेटिव पढ़ते हैं तो कोऑपरेटिव में एक पी आता है, पी के लिए हमारा कोई भी पॉइंट्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको मतलब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि इसके लिए हमारा कोई पॉइंट नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है ई। ई इज फॉर इवैल्यूएशन ऑब्लिक सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है हमारे बैड डेट्स को और सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। अब हम इसका ये पॉइंट देखते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स और इररिकवरेबल लॉसेस। देखो अगर हमारे कुछ डेट्स बैड होने वाले हैं या फिर हमारे को कोई लॉस ऐसा हो गया जो रिकवर नहीं होने वाला है तो उसको राइट ऑफ करना तो बनता है। तो अगर हमें उसे राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने से पहले हमें उसे ऑडिटर से पूछना चाहिए कि भाई क्या हमें इसे राइट ऑफ करना चाहिए डेट फंड्स या रिजर्व फंड से, अगर लॉ ऐसा बोलता है तो। अगर लॉ नहीं बोलता तो हम मैनेजिंग कमेटी, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी होगी, हम उससे मतलब ऑथराइज करवाएंगे वो राइट ऑफ। तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। COO P हमारा पॉइंट नहीं है, E हो गया हमारा इवैल्यूएशन ऑब्लिक सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। नेक्स्ट इज R। R इज फॉर रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी? स्पेशल रिपोर्ट। ये पॉइंट मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगी क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है और इसका भी हम लोगों ने एक निमोनिक बनाया हुआ है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। पहले अब हम चलते हैं ए पे। व्हाट इज ए? ए इज अवार्ड ऑफ क्लास। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होता है तो जब वो ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिटर को उसे एक अवार्ड देना होता है, मतलब एक क्लास देनी होती है। तो वो अब हम पॉइंट पढ़ते हैं, ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, उसे एक क्लास देना होता है, अवार्ड देना होता है। तो अब ये देखिए, जब हमारा एक ओवरऑल परफॉर्मेंस सोसाइटी की मेजर कर ली जाती है तो ऑडिटर को अवार्ड करनी होती है एक क्लास टू द सोसाइटी। दिस जजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। एक्चुअली जब ऑडिटर पूरी अपनी इवैल्यूएशन कर लेता है, पूरा ऑडिट कर लेता है, तो वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अवार्ड देता है। उस अवार्ड से अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो रजिस्ट्रार को अपील कर सकती है, और वो अपील करने के बाद वो रजिस्ट्रार डायरेक्ट कर सकता है उस रिव्यू, मतलब जो क्लासिफाई करा है ऑडिटर ने, उसके रिव्यू के लिए भी वो बोल सकता है। तो अभी तक हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? COO P तो हमारा है ही नहीं, E और R अभी हम मतलब आगे चल के करेंगे, और A हमारा हो गया अवार्ड ऑफ क्लास। नेक्स्ट इज फॉर T इज फॉर द एक्ट एंड रूल्स। क्या है ये? द एक्ट एंड रूल्स। तो इसके लिए क्या है, अब आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। हमें जो हमारे मतलब एक्ट कहता है और जो रूल्स कहते हैं उसका ऑब्जर्व करना है ऑडिटर को। किसको करना है? ऑडिटर को। देखो, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द इन्फ्रिजमेंट। मतलब इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने मतलब हमारे जो प्रोविजंस कुछ कहते थे और उसे ना मानकर, मतलब उससे एक तरीके से हट कर कुछ और काम करा है, तो ऑडिटर को ऐसी गलतियां मतलब पॉइंट आउट करनी है कि जो एक्ट में लिखी थी और रूल्स में लिखी थी पर फिर भी उसे ना माना गया, तो ऑडिटर को उसे वो बताना है और उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी बताना है कि अकाउंट्स पर उसका फ़र्क क्या पड़ा। ठीक है, तो अब हमारा आखिरी पॉइंट, मतलब अब हमारा एक ये पॉइंट हो गया, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स। नेक्स्ट इज आई इज फॉर, देखो ध्यान से देखो, इनिशियल रिपोर्ट को डिस्कस। क्या है? इनिशियल रिपोर्ट को डिस्कस।
कभी भी जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होता है तो उस ऑडिट को जब कंप्लीट हो जाता है तो उस ऑडिट की एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। उस ऑडिट रिपोर्ट को तब तक ऑडिटर फाइनल नहीं कर सकता है जब तक वो उसको डिस्कस ना कर ले। तो देखो, डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमिटी, मतलब उसे मैनेजिंग कमिटी के साथ डिस्कस करना है। ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट द ऑडिटर शुड आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू कन्वीन द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग टू डिस्कस द ऑडिट रिपोर्ट। फिर ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट जो भी होगी वो तब तक फाइनलाइज नहीं हो सकती जब तक डिस्कशन नहीं हो जाता उसका मैनेजिंग कमेटी के साथ। ठीक है, तो अब हमारा 2 पॉइंट्स और बचे हैं, फिर हमारे एक मेन रिपोर्ट वाला पॉइंट बचा है। अब नेक्स्ट आया वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब इसके लिए आप देख सकते हैं ये वाला हमारा पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो, जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसमें तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए कोई स्पेसिफिकली बात नहीं कही गई है। तो हमारे जो जनरल अकाउंटिंग और मतलब जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर ऑडिटिंग के जो कन्वेंशंस हैं हमें वही अडॉप्ट करना है। तो हम उसमें क्या क्या करते हैं, हम एसेट्स के लिए क्या क्या चेक कर लेते हैं कि क्या भाई जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके पास उसकी ओनरशिप थी, क्या हमारा एसेट एग्जिस्टेंस में था, क्या उसका वैल्यूएशन सही से हुआ है। करंट एसेट्स को हम लोगों ने मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट विच एवर इज लोअर उस पर दिखाया है। सारी लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रख लिया है। ठीक है, तो इस वाले हम पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या करा, वैल्यूएशन देखी, किसकी, एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, तो अब आखिरी हमारा पॉइंट क्या बचा है, ई इज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनकी पासबुक का हमें एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, अब ये देखो क्या करना है हमें, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज, एक मिनट, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन मेंबर्स पासबुक रिगार्डिंग द लोन गिवन एंड इट्स रीपेमेंट। जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उन्हें लोन दिया है उसके लिए हमें मेंबर्स की पासबुक को चेक करना है। ठीक है, मेंबर्स की उसकी पासबुक को चेक करेंगे, किस लिए चेक करेंगे कि भाई कितना लोन का अमाउंट दिया हुआ है, क्या रीपेमेंट का स्टेटस है। और आपको पता ही है जब भी हमें एक थर्ड पार्टी से कुछ भी मतलब हमारे को अपने अकाउंट बैलेंस को मैच करवाना होता है तो उससे कन्फर्मेशन के लिए भी, तो कन्फर्मेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन तो नहीं हो रखी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने, आप हमारा निमोनिक आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या था, कोऑपरेटिव, जिसमें पी नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि पी का कोई पॉइंट नहीं है। और एक्चुअली ये निमोनिक है किस चीज़ का, ये है हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव में से। तो देखिए, सी इज फॉर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ओ इज फॉर ओवरड्यू डेट्स, ओवरड्यू इंटरेस्ट, 3 हमारे पॉइंट्स हो गए। फिर आ गया हमारा ई, इवैल्यूएशन ऑब्लिक सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। फिर आया हमारा आर, आर इज फॉर रिपोर्ट, ये पॉइंट अभी हम करने वाले हैं। ए इज फॉर अवार्ड ऑफ क्लास, टी इज फॉर द एक्ट एंड द रूल्स, आई इज फॉर इनिशियल रिपोर्ट को डिस्कस करो, वी इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ई इज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या है, हमारा एक स्पेशल फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब हमारा इसमें एक मेन पॉइंट बचा हुआ है, रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट। इसके लिए मैं अब आपको कुछ दिखाने वाली हूं। देखो, हमारा अब एक ये क्वेश्चन आया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेशल रिपोर्ट की, स्पेशल रिपोर्ट की, जो अभी हम बात करने वाले थे। ठीक है, जो हमारा अभी हम लोगों ने अपना पॉइंट छोड़ा हुआ था, तो वो क्या था, देखो ये रहा, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। अगर ऑडिटर को कुछ भी गड़बड़ी दिखती है तो वो मतलब किसको रिपोर्ट करेगा, वो हमारी रिपोर्ट करेगा स्पेशल मैटर्स, किसको, रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, स्पेशल अटेंशन देगा और उसे चेक करेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था।
अब इसके लिए एक और क्वेश्चन क्या आया कि ऑडिटर ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें वो स्पेशल रिपोर्ट देगा, किसको, रजिस्ट्रार को। तो उसके लिए देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारा नवंबर 9 में 4 मार्क्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पीएम में भी चेक कर सकते हैं, पीएम में भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो स्पेशल रिपोर्ट को देने के लिए मतलब उत्साहित करते हैं ऑडिटर को। देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, अगर ऑडिटर नोटिस करता है कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज हो रही है सोसाइटी में, तो वो रिपोर्ट करेगा उन स्पेशल मैटर्स को रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उसको मतलब जब उसको रिपोर्ट मिलेगी तो वो नेसेसरी एक्शन लेगा। सर्कमस्टांसेस इन विच स्पेशल रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हमारा एक निमोनिक आता है, वो है हमारा निमोनिक पीएमजी ने एफडीआर कराई, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हमें देनी है, उसका एक हमारा निमोनिक आता है पीएमजी ने एफडीआर कराई, पीएमजी ने एफडीआर कराई, ठीक है। पी इज फॉर पर्सनल प्रॉफिटरिंग, एम इज फॉर मिसमैनेजमेंट, एफ इज फॉर फ्रॉड, डी इज फॉर डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस, आर इज फॉर रेकलेस एडवांसिंग। अब हम इस पॉइंट्स को देखते हैं। पर्सनल प्रॉफिटरिंग, पी इज फॉर पर्सनल प्रॉफिटरिंग। पर्सनल प्रॉफिटरिंग जब करते हैं हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, मतलब जब सोसाइटी का कुछ काम है और उसी में अपना ही फायदा देखना, तो अगर ऐसा ऑडिटर को कुछ दिखता है कि भाई पर्सनल प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं हमारे मेंबर्स, तो वो रिपोर्ट भेज सकता है रजिस्ट्रार को, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज पीएम, एम इज फॉर मिसमैनेजमेंट। जब भी उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ मिसमैनेजमेंट दिखती है कि जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो एक तरीके से वो मिसमैनेजमेंट ही हुई। तो अगर ऑडिटर को कुछ भी ऐसी मिसमैनेजमेंट दिखती है तो वो रजिस्ट्रार को एक स्पेशल रिपोर्ट भेज सकता है। नेक्स्ट इज फॉर एफ, एफ इज फॉर फ्रॉड। अगर उसे सोसाइटी के अंदर फ्रॉड्स दिखे रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, परचेजेस, प्रॉपर्टी या फिर स्टोर्स, तो वो रिपोर्ट भेज सकता है किसको, रजिस्ट्रार को। फिर आया हमारा डी, एफ डी, डी इज फॉर डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस एंड आर इज फॉर रेकलेस एडवांसिंग, रेकलेस एडवांसिंग, ओके। तो हमारा क्या निमोनिक था, एक तरीके से देखिए, पीएमजी ने एफडीआर कराई, पी से हमारा पर्सनल प्रॉफिटरिंग, ये हमारा हो चुका है पर्सनल प्रॉफिटरिंग, ठीक है। फिर आया हमारा एम, एम इज फॉर मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट अगर हुई, एफ इज फॉर फ्रॉड, फ्रॉड हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज डिसप्रपोर्शनेट एडवांसिंग और रेकलेस एडवांसिंग। देखो इसका क्या है, इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कभी कभी क्या होता है कि वो एडवांस देते हैं, किसको देते हैं, जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं उनको एडवांस दे देते हैं, और वो क्या होते हैं एक तरीके से डिसप्रपोर्शनेट एडवांस, मतलब उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उनको दे दिया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे बिहेव करती है कि भाई उनको तो वो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू द वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप्स सच एज रिलेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, और डेलिब्रेट नेग्लिजेंस, मतलब जानबूझकर अनदेखा करा जा रहा है उसकी रिकवरी, अगर ऐसा कुछ वो देखता है ऑडिटर, तो वो किसको करेगा, स्पेशल रिपोर्ट भेज सकता है रजिस्ट्रार को। या फिर तो अब हमारा आया केसेस ऑफ रेकलेस एडवांसिंग। रेकलेस एडवांसिंग का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट कभी भी क्रेडिट वर्दिनेस ही नहीं चेक करती कि भाई वो सामने वाले किसी भी पर्सन को अगर वो लोन दे रही है या कुछ भी एडवांस दे रही है, तो उसे सामने वाले पर्सन की क्रेडिट वर्दिनेस देखनी चाहिए कि हाँ भाई वो बंदा हमें पैसा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आगे चलकर वो रीपेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर मतलब हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रेकलेस एडवांसिंग करती है बिना देखे कि भाई उस बंदे की क्या मतलब क्या उसका स्टेटस है, क्या वो हमें पैसा पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो अगर मैनेजमेंट ऐसा करती है, वो नेग्लिजेंट है बिल्कुल, तो उन केसेस में हमारा जो ऑडिटर है वो एक स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को दे सकता है। तो इसका हमारा निमोनिक क्या था, इसका हमारा निमोनिक था पीएमजी ने एफडीआर कराई। क्या था हमारा निमोनिक, पीएमजी ने एफडीआर कराई। पी इज फॉर पर्सनल प्रॉफिटरिंग, एम इज फॉर मिसमैनेजमेंट, एफ इज फॉर फ्रॉड, डी इज फॉर डिसप्रपोर्शनेट एडवांसिंग एंड आर इज फॉर रेकलेस एडवांसिंग। सो ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक तरीके से 2 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन कवर हुआ हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेकंड इज स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए मतलब हेल्प करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने शेयर ज़रूर करिए ये फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच।